चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मान लो फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन के मेथड पढ़ेंगे कि भाई कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता था। पिछली बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई वेक्टर को मान लो रूल्स ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे सिंपल मैथ्स में हम ऐड करते हैं वैसे क्या है कि भाई वेक्टर को ऐड नहीं किया जा सकता। वेक्टर को ऐड करने के लिए मान लो इसके अलग रूल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मान लो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लिखो जल्दी जल्दी वेक्टर एडिशन। मान लो वेक्टर एडिशन कैसे की जाती है वो हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रूल है जिसका नाम क्या है, वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वेक्टर एडिशन में हम हेड टेल क्या पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो मान लो वेक्टर को ऐड किया गया, सबसे पहले एक मेथड आया जिसका नाम क्या था, हेड टेल क्या था, मेथड था। ठीक है, तो पहले तो उसको स्टडी करते हैं कि भाई हेड टेल मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद वन बाय वन आगे की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी इस मेथड में क्या करते हैं। इन दिस मेथड the head of first vector is coincide with tail of second vector and head of second vector is coincide with tail of first third vector, tail of third vector and so on, and vector, the vector drawn from tail of first vector to head of last vector is resultant of these vector। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हेड टेल मेथड का मतलब एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हेड टेल मेथड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलो रीड करते हैं, देखते हैं कि भाई कैसे हेड टेल मेथड क्या है मान लो यूज करते हैं फॉर वेक्टर क्या होगा, एडिशन होगा। तो पढ़ के देखो, कहता है इन दिस मेथड द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मान लो आपको पता होगा कि भाई जहां पर एरो बनाते थे उसे हम क्या कहते थे, हेड ऑफ वेक्टर कहते थे। तो जो पहले वेक्टर का हेड होगा उसके साथ है ना, तो वेक्टर इज कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब उसके साथ मिलाना है किसको, विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। जब दो वेक्टर बनाएंगे, पहले का हेड दूसरे की टेल से क्या करना है, मान लो ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके बाद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर मतलब जो दूसरा वेक्टर होगा उसका जो हेड होगा इज कोइंसाइड विद द टेल ऑफ क्या होगा, थर्ड वेक्टर। मान लो फिर मान लो दूसरे वेक्टर का जो हेड होगा उसको क्या करना है, टेल ऑफ क्या है कि भाई सेकंड मतलब क्या थर्ड वेक्टर के साथ ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या होगा, मतलब ऐसे चलता जाएगा। अगर n वेक्टर होंगे तो ऐसे ही मतलब सीरियल वाइज चलते जाएंगे। तो उसके बाद द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो वो वाला वेक्टर जब हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर की टेल से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वहां से कहां तक ड्रॉ करना है, हेड ऑफ क्या होगा, लास्ट क्या होगा, वेक्टर होगा। मान लो पहले वेक्टर की टेल से जो भी आपने लास्ट वेक्टर लिया, चाहे वो तीसरा है, चाहे चौथा है, चाहे पांचवें, चाहे आठवें, जो भी वेक्टर है उसकी मान लो हेड के साथ उसको क्या करना है, उसकी टेल को मिलाना है। तो जब हेड को मान लो पहले वेक्टर की टेल से मान लो लास्ट वेक्टर के हेड तक हम एक वेक्टर मिलाएंगे, वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब वो एक्चुअल में क्या होगा, इन सभी वेक्टर का मतलब जब हम इन सभी वेक्टर को ऐड करेंगे, ऐड करके इनका कंबाइंड जो मान लो वेक्टर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो सिंपल सी बात है कि भाई जब भी आप मान लो पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, एक्चुअल में वो वाला वेक्टर जो होता है वो सभी मान लो वेक्टर की वेक्टर एडिशन के क्या होता है, बराबर होता है। इन सभी को जो वेक्टरली ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वो उसका क्या होगा, एक्चुअल में रिजल्ट होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि कैसे वेक्टर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। बाकी जब आप करोगे, मान लो ये तो लिखा है, अब जब करोगे फिर बातें आपको धीरे धीरे क्या आएंगी, समझ आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस मेथड में कैसे मतलब ऐड किया गया चीजों को वो समझते हैं। तो चलो पहला केस लिखते हैं कि भाई हेड
टेल मेथड का कि जब दो वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो मान लो दो वेक्टर की बात करते हैं तो केस नंबर 1 लिख लो, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन क्या होगा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, मान लो जब दो वेक्टर जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो फिर सिंपल सी बात है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो सर ड्रॉ कर लेते हैं। पहला वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, मान लो ए वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर मैंने ड्रॉ किया बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो क्या कहता था हेड टेल मेथड, चलो शुरू करते हैं। तो सर पहले उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो पहला वेक्टर होगा उसका हेड, तो सिंपल सी बात है पहला वेक्टर ए को मान लेते हैं। ठीक है, तो ए का हेड जो होगा ना, ए वेक्टर का हेड कौन होता है सर, जहां पर एरो बनाते हैं उसे हेड कहते हैं। उसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो सिंपल सी बात है उसकी टेल क्या है दूसरे वेक्टर की, सर ये है, इसको इसके साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये आपका क्या बन गया, दूसरा वेक्टर बन गया जिसका नाम क्या है, बी क्या है, वेक्टर है। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई दो ही वेक्टर है, तो फिर हमें पता है कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर मतलब इन दोनों के एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो वाला वेक्टर कहां से ड्रॉ करना है, वो वाला वेक्टर ड्रॉ करना है कहां से, मतलब टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट करना है और लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक क्या वेक्टर क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सिंपल सी बात है वो वाला वेक्टर क्या होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, जो वेक्टर बना होगा वो एक्चुअल में इन दोनों के रिजल्ट को क्या करेगा, बताएगा। ठीक है, तो उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो तब मान लो रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअल में किसके बराबर होता है, मान लो इन दोनों के वेक्टर के टोटल कंबाइंड इफेक्ट के क्या होता है, बराबर। मान लो आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर जो भी होगा प्लस क्या होगा, बी वेक्टर होगा। तो ध्यान से देखें सर, मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में जो आर वेक्टर होगा वो एक वेक्टर होगा। तो वेक्टर को पिछली वीडियो में आपने समझाया था कि भाई दो हिस्सों में हम तोड़ देते हैं। वेक्टर में क्या होता है, एक तो होती है डायरेक्शन, एक क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछा जाए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ऐसे लिख देते हैं ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो ये वेक्टर की लेंथ हम बनाते हैं ना, जो वेक्टर के लेंथ आप बनाते हैं, आपने बताया था कि जो ये लेंथ होती है, लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक जो हमने लेंथ बनाई है वो एक्चुअल में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा, और यहां से यहां तक जो लेंथ बनाई है वो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, बी वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, बात मेरे को समझ आ रही है। एक्चुअल में जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है वो यहां से यहां तक बना है। तो समझ नहीं आ रहा कि भाई हमें पता है इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा और इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसे जब हम प्लस करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर सर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस क्या होगा, बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। जैसे एग्जांपल, मान लो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको बात समझ आएगी। मान लो आपको कहा जाए, मान लो लेट ए वेक्टर इज 3 मीटर है ना इन ईस्ट एंड बी वेक्टर इज ऑल्सो is 2 meter in east, है ना, in same direction, in east लिख दिया तो सेम ही होगी। then find resultant वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, अब देखो ध्यान से, आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ए वेक्टर 3 मीटर ए वेक्टर का क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर दिया है, वो भी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई आपको पता ही होगा कि भाई इधर हम क्या मानते हैं, ईस्ट डायरेक्शन मानते हैं, इधर क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, इधर क्या होती है, साउथ डायरेक्शन होती है, इधर हम कौन सी डायरेक्शन मानते हैं, वेस्ट। तो सिंपल सी बात है सर, आपने जो वेक्टर बनाए हैं ये दोनों ईस्ट डायरेक्शन में ही तो बनाए हैं। देखो ईस्ट डायरेक्शन इधर है, तो सिंपल सी बात है ये भी ईस्ट डायरेक्शन में है, ये भी ईस्ट डायरेक्शन में है। तो भी सिंपल सी बात है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना कि भाई पहले इसके हेड से इसकी टेल को ज्वाइन किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ क्या होगा, मतलब लास्ट क्या होगा, वेक्टर होगा, या सेकंड क्या होगा, वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, इसका रिजल्टेंट ये बना। तो रिजल्टेंट में मैंने अभी बताया कि भाई मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मान लो इसको क्या लिखते हैं, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपल आर भी लिख लेते हैं, तो आर होगा। तो सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया है, 3 दिया है।
प्लस तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है दिया है 2 दिया है, तो सिंपल सी बात है सर आर वेक्टर का मान लो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा 5 होगा। इसका मतलब सर जब सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड प्लस किया तभी तो ये वेक्टर बना। उसके बाद बात आती है सर डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो कि मेरे को पता है कि भाई ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन है, ये वाली वेक्टर कौन सी है ईस्ट डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी बात है सर जो रिजल्टेंट वेक्टर बना होगा वो भी तो ईस्ट डायरेक्शन में ही बना होगा। ध्यान से देखो ये वेक्टर भी इधर को जा रहा था, ये वेक्टर भी इधर को जा रहा था, तो उनका रिजल्टेंट भी तो इधर को ही जाएगा सेम डायरेक्शन में। हेलो इन दोनों का रिजल्ट किस डायरेक्शन में होगा, अगर एक फोर्स इधर को लगा रहे हो दूसरी फोर्स भी इधर को लगा रहे हो तो उनकी नेट फोर्स भी तो इधर को ही होगी। तो सिंपल सी बात है सर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है उसी डायरेक्शन में होगी जैसे ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका मतलब आर जो होगा मान लो आर का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो 5 हो गया। अगर डायरेक्शन की बात करें ना, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन सेम होगी जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर प्रेजेंट होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि जब जब सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर होंगे तो वेक्टर को कैसे क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है बाय यूजिंग क्या होगा हेड टेल क्या होगा मेथड होगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैथ्स में आपने बताया था कि भाई वेक्टर में मैथ्स मतलब मैथ्स वाले मैथ्स के अकॉर्डिंग हम ऐड नहीं करते, तो मान लो मैथ्स के अकॉर्डिंग तो आपने ऐड किया, यहाँ पर तो मैथ्स के अकॉर्डिंग ही ऐड किया। हाँ मान लो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं आप मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो, तो उन दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी वही होगी जिस डायरेक्शन में वो दोनों वेक्टर क्या करते होंगे मूव करते होंगे। मतलब पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्टली उसके मैग्नीट्यूड को क्या किया जा सकता है ऐड किया जा सकता है जब वेक्टर क्या होंगे पैरेलल। धीरे धीरे समझते हैं पर आपको बातें समझ में आएंगी कि क्यों हम कहते हैं कि भाई इसको मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या कि भाई ऐड नहीं किया जा सकता, यहाँ तो मैथ्स के अकॉर्डिंग ही क्या हुआ है ऐड हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी वही आई है। उसके बाद दूसरा केस लेते हैं कि भाई दूसरे केस में कैसे वेक्टर ऐड होंगे, तो चलो दूसरे केस को डिस्कस करते हैं। तो जल्दी जल्दी दूसरा केस लिखो। ठीक है, when two vectors are in opposite direction, जब दो वेक्टर क्या होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो तब क्या होगा, तब उसकी बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है सर फिर से लिख लेते हैं कि भाई ए वेक्टर होगा तो सर एक वेक्टर बड़ा होगा एक वेक्टर छोटा होगा। मान लो बी वेक्टर हम छोटा मान लेते हैं, ये बी वेक्टर हो गया। तो सिंपल सी बात है सर अब आपको डायरेक्शन की बात करें तो ये कौन सी डायरेक्शन है सर ईस्ट डायरेक्शन, इधर वाली कौन सी है वेस्ट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब एक वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर किस में जा रहा है वेस्ट क्या जा रहा है डायरेक्शन में जा रहा है। तो सिंपल सी बात है सर अब रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, पहले वेक्टर का जो हेड होगा ना ए वेक्टर का हेड होगा, तो सिंपल सी बात है ये हो गया ए वेक्टर का हेड है ना, ए वेक्टर का हेड ये हो गया। तो वहां से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है, तो इसकी टेल यहां पर ज्वाइन की और इसको अगर ड्रॉ करें तो सिंपल सी बात है सर एक इधर को ड्रॉ होगा इधर को ड्रॉ होगा, तो इसका मतलब बी वेक्टर किधर को गया, मान लो इसको नीचे लिख लेते हैं, ये ए वेक्टर हो गया बी वेक्टर इधर को जा रहा है। तो सर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, तो सिंपल सी बात है आपका आंसर क्या होगा कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर सर आपने बताया कि जो पहले वेक्टर की टेल है वहां से स्टार्ट होगा और जो दूसरे वेक्टर का हेड है वहां तक जाएगा। तो सिंपल सी बात है जहां तक जाएगा तो सर किधर को जाएगा, इधर को ही जा रहा है नेट, तो इसका मतलब ये आपका क्या बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। तो फिर को आपको समझ आ रहा होगा। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो सर वेक्टर को मान लो ऐड किया आर वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या बना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर एडिशन के। अब मान लो वेक्टर एडिशन तो के एक्चुअल में आपका क्या निकला वेक्टर ऐड करने पर। तो सर मेरे को समझ आया कि भाई मान लो ए वेक्टर क्या था ये था, बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी उल्टी थी, तो जब बी वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी थी एक्चुअल में ए प्लस बी नहीं हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ है ए माइनस बी। ध्यान से देखो अगर मान लो आपको कहा जाता, चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये बात भी एग्जांपल से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो व्हेन ए वेक्टर इज 3 मीटर इन ईस्ट हो गया एंड बी वेक्टर इज 2 मीटर इन क्या होगा वेस्ट डायरेक्शन होगा, इन वेस्ट डायरेक्शन, देन फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का मान लो एडिशन का रिजल्ट निकालो कि भाई एडिशन का रिजल्ट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है सर मेरे को पता है कि एक वेक्टर क्या है, मान लो अगर लिखे इसको तो इसको लिखे, अगर मान लो रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है सर 3 मीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया है ना। रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, 3 मीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया और कौन सी डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में है, प्लस 2 मीटर क्या हो गया मान लो अगले बी का मैग्नीट्यूड हो गया और कौन सी डायरेक्शन में है वेस्ट डायरेक्शन में है,
हैं, ये याद रखना है कि जब भी कभी दो वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में होंगे उनको क्या लिखना है, बड़े वाले वेक्टर को पहले और बाद में क्या लिखना है दूसरा वेक्टर। तो सर 3 मीटर ईस्ट हो गया, 2 मीटर क्या हो गया वेस्ट। अगर इसको लिखे तो सर मेरे को पता है कि भाई 3 मीटर बड़ा है, तो फिर सिंपल सी बात है इसको चेंज नहीं करना, इसको हमने क्या कर देना है चेंज। तो आपको पता ही होगा कि भाई ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है नेगेटिव क्या हुआ, डायरेक्शन ही तो नेगेटिव हुई। तो सिंपल सी बात है सर मेरे को पता है ईस्ट जो होगा वो माइनस वेस्ट के क्या होगा बराबर। तो सिंपल सी बात है अगर ये वेस्ट डायरेक्शन में इसकी नेगेटिव करेंगे वो किसके बराबर आएगा, ईस्ट डायरेक्शन के बराबर ही तो आएगा। तो फिर मुझे पता है सर इसका जो नेगेटिव होगा वो कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट को मान लो वेस्ट का अगर हम उल्टा करें हम उसे क्या लिख सकते हैं, ईस्ट लिख सकते हैं। तो इसको मैंने बताया था कि भाई ऐसे भी लिख सकते हो कि जो वेस्ट डायरेक्शन होगी वो माइनस ऑफ क्या होगी, ईस्ट डायरेक्शन ना, माइनस इधर लगाओ इधर लगाओ दोनों बातें सही है। तो सर मेरे को पता है कि जो मान लो क्या है वेस्ट डायरेक्शन है वो माइनस ऑफ क्या है, ईस्ट है, ईस्ट की क्या है उल्टी है। तो यहाँ पर लिखो, देखो ध्यान से, +2 मीटर हो गया, माइनस क्या हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया ना, वेस्ट की जगह पर माइनस ईस्ट लिख सकते हैं। तो इससे मेरे को पता है सर माइनस बाहर आएगा, -2 मीटर, इधर क्या आ गया ईस्ट आ गया, इधर क्या आ गया सर, इधर भी ईस्ट आ गया। तो सिंपल सी बात है सर 2 मीटर से 1 मतलब 3 मीटर से 2 मीटर गया, 1 मीटर हो गया और डायरेक्शन क्या बनी, ईस्ट ही बनी। क्योंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और उन्हें माइनस करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में ही आएगा, ईस्ट डायरेक्शन में ही आएगा। तो आपको बात समझ आई होगी। क्या समझ आया सर, जब भी कभी दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक्चुअल में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, उन दोनों का क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड की माइनस। ये तो दिखाई दे ही रहा है कि भाई इसका मतलब टोटल मैग्नीट्यूड क्या था सर, 3 मीटर था, इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना था, 2 मीटर। तो ये मैं बात में आपको बार बार बताता हूं, मतलब टोटल में से ये वाली वैल्यू घटाओगे तो यही तो बचेगा। तो एक्चुअल में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, तो वो कितना बचा सर, 1 मीटर ही बचा। देखो ध्यान से, अगर ये 3 मीटर है जो 2 मीटर है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना बचा, 1 मीटर ही बचा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन डिपेंड करती है मान लो हमेशा बड़े वेक्टर पर, मतलब जो जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर होगा रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ध्यान से देखो, बड़ा वेक्टर कौन था, ए वेक्टर था बड़ा, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही बना, ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट। तो फिर मुझे पता है रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या बना, ईस्ट डायरेक्शन में ही बना। तो फिर सिंपल सी बात है सर, डायरेक्शन जो होगी वो ईस्ट होगी, या फिर लिख लो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में होगी ना, बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो सर मेरे को पता लग गया कि जब भी दो वेक्टर क्या होंगे पर मान लो एक दूसरे के मान लो क्या ऑपोजिट होंगे तो उनका माइनस ही उसका क्या है रिजल्टेंट। तो मेरे को पता है कि भाई मैथ्स में भी ऐसा ही होता है कि जब एक पॉजिटिव नंबर होता है एक दूसरा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, मतलब एक 4 हो तो दूसरा क्या हो, -3 हो, हम इन दोनों को माइनस ही तो करते हैं। तो इसमें भी तो यही हुआ, ये एक वेक्टर इधर को उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मान लो ऐसे लिख लेते हैं ना, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, ए का -2, तो फिर 3 - 2 एक ही बना। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड उल्टी डायरेक्शन में है, उल्टी डायरेक्शन मतलब माइनस डायरेक्शन में है, तो फिर -2 होगा। तो एक्चुअल में इन दोनों की माइनस का रिजल्ट ही हमारा क्या आया, रिजल्टेंट क्या आया, वेक्टर आया। तो फिर सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर भी तो मैथ्स ही यूज हो रहा है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे उनके मैग्नीट्यूड को सीधा प्लस किया और डायरेक्शन क्या आई, मान लो उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर आया। और मान लो दूसरा जगह दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, उन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। तो वो भी तो मैथ्स के अकॉर्डिंग है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में नंबर हो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो और दोनों का रिजल्ट क्या आता है, दोनों की माइनस। तो इसमें भी तो यही हुआ कि भाई एक डायरेक्शन मान लो एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों का डिफरेंस का आंसर क्या आया सर, 1 आया। तो सिंपल मैथ्स के अकॉर्डिंग हमने उनका क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो सर ऐसे ही होता है कि जब मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हो, मैथ्स के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं, माइनस। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन याद रखनी है हमेशा किस डायरेक्शन में, बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में उसकी क्या होगी डायरेक्शन। तो बड़ा वेक्टर कौन था सर, ईस्ट था, ईस्ट की तरफ था बड़ा वेक्टर ना 3 मीटर, तो ईस्ट की तरफ आपका क्या होगा, उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि जब मान लो सेम डायरेक्शन में हो तब भी वेक्टर को सीधा उनके मैग्नीट्यूड को सीधा प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैथ्स के अकॉर्डिंग। अगर मान लो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उन दोनों को हम सीधा क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मान लो मैथ्स के अकॉर्डिंग उनके मैग्नीट्यूड को। तो डायरेक्शन किधर होगी, अगर मान लो सेम डायरेक्शन में होगी तो रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा, अगर मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा, बड़ा वेक्टर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। अब उसके बाद तीसरा केस आता है,
आपने एक ले लिया पैरेलल, एक ले लिया एंटी पैरेलल, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सिंपल सी बात है सर, ऐसे ही थोड़ा ना होगा कि दोनों वेक्टर सेम होंगे या दोनों वेक्टर ऑपोजिट में होंगे, वो कुछ एंगल पे भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो चलो एक स्पेसिफिक केस में आते हैं, थर्ड केस, ठीक है। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, मान लो दो वेक्टर क्या हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो कैसे क्या कि भाई वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मेरे को सर समझ आ रहा है पीछे से कि भाई एक्चुअल में हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अलग ऐड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब उनकी वैल्यू, पहले मान लो सेम थे तो पहले मैग्नीट्यूड को प्लस किया, तो डायरेक्शन बाद में हम चेक कर लेते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट की डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर बड़ा होगा वही डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट क्या होगी, वेक्टर की होगी। ठीक है, तो सर यहां पर भी देखते हैं, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे, उसके बाद उसकी डायरेक्शन की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मान लो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो मान लो एक वेक्टर ये मान लिया, दूसरा वेक्टर क्या मान लिया, ये मान लिया, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो सर मेरे को पता है, आपने बताया हेड टेल मेथड क्या कहता है कि भाई पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर क्या है ये, आपने क्या किया, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाया, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो आपने बताया ही तो है कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर होता है, मान लो कहां से, मान लो टेल ऑफ फर्स्ट, और मान लो कहां तक जाना है, हेड ऑफ क्या है सेकंड वेक्टर, या लास्ट वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर मान लो किसके बराबर होगा सर, इन दोनों की एडिशन के बराबर होगा। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस क्या होगा, बी क्या होगा, वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो सर इसमें कैसे निकाले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ध्यान से देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है सर, मैथ्स में हमने पढ़ा है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरफ कितना है 4 मीटर, इस तरफ कितना है 3 मीटर, तो सिंपल सी बात है सर, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो जा सकता है मैथ्स में, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मुझे पता है सर आर वेक्टर, मतलब वेक्टर नहीं, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड है ना, वो कैसे निकलेगा, मान लो पाइथागोरस, मुझे पता है सर हाइपोटेन्यूज जो होता है वो किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या, हाइपोटेन्यूज यही तो है आर वेक्टर, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। हम इसकी बात करते हैं पहले मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सर वैल्यू मेरे को पता है कि भाई वैल्यू का मतलब आर ही होता है, सिंपल, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर वो किसके बराबर होगा, है ना, सॉरी अंडर रूट भी होता है इतना, h इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है ये, तो सर अंडर रूट क्या होगा, बेस, तो बेस का मैग्नीट्यूड कितना है सर 4 स्क्वायर हो गया। मान लो दूसरा परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर हो गया, तो सर r का मैग्नीट्यूड हुआ 16 प्लस कितना हो गया 9, r का मैग्नीट्यूड हुआ सर अंडर रूट 25, तो r का मैग्नीट्यूड क्या हुआ सर 5 मीटर हुआ। तो सिंपल सी बात है सर, इसमें भी तो आपने मैथ्स ही लगाया, सिंपल कि भाई मैथ्स के अकॉर्डिंग जैसे हम नंबर को क्या करते थे, मान लो परपेंडिकुलर हो, दो नंबर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, उसमें हम पाइथागोरस लगाते थे, वहां से हाइपोटेन्यूज की क्या निकल जाती थी, वैल्यू निकल जाती थी। हाँ, इसमें भी आपकी क्या लग रही है, मतलब मैथ्स की ही आपकी क्या लग रही है, इक्वेशंस लग रही है। ठीक है, तो ये भी मैथ्स के अकॉर्डिंग ही ऐड हो रहा है, ध्यान से देखो। मान लो आर वेक्टर कितना बना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बना 5 मीटर, उसका क्या बना आपका मैग्नीट्यूड। सर मेरे को पता है मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब डायरेक्शन भी तो निकालनी है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों की रिजल्टेंट की डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट कौन है सर, रिजल्टेंट तो ये है, तो इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन का मतलब क्या है कि भाई डायरेक्शन का मतलब वो वेक्टर किधर को जा रहा है, तो वो वेक्टर किधर को जा रहा है, तो फिर हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि भाई मेरे को पता है यहाँ पर एंगल कितना है सर, मान लो कुछ ना कुछ होगा, मैं उसे क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। अगर मैं इसको थीटा मानूं तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आया, मान लो थीटा है ना, अगर मेरे पास थीटा निकल जाए, मतलब बेस वेक्टर के साथ थीटा निकल जाए, तो मेरे को इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी, किसके विद रिस्पेक्ट टू, बेस वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू। तो सिंपल सी बात है सर, मैंने क्या करना है, सिंपल इसमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा ही हमेशा क्या बताता है, रिजल्टेंट की क्या बताता है, डायरेक्शन। आपने अगर समझाओ अच्छी तरीके से, जब दो वेक्टर पैरेलल थे, उन दोनों के बीच एंगल कितना था सर, पैरेलल वेक्टर के बीच हमें पता है 0 डिग्री एंगल होता है। अगर 0 डिग्री एंगल था तो सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट भी तो उसके साथ 0 डिग्री पर ही था। आपने एक्चुअल में क्या निकाला है, वहां पर भी एंगल ही निकाला है। तो चलो बात समझते हैं। आपने याद रखना है, जब भी कभी आपको डायरेक्शन पूछा जाए किसी वेक्टर के, आपने क्या निकालना है, उसका एंगल निकालना है कि भाई एंगल किसके साथ, मान लो बेस वेक्टर के साथ, जो भी आपने बेस में माना होगा उसके साथ उसका एंगल निकालना है। एंगल ही तो उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो इसका मतलब सर मैग्नीट्यूड तो निकल गया कि रिजल्टेंट 5 मीटर होगा, उसके बाद उसका क्या निकालना है सर,
क्या डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालते हैं एंगल। तो सर एंगल निकालना है तो एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल हम कैसे निकालते थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करके, साइन थीटा कॉस थीटा मतलब टैन थीटा ऐसी वैल्यू यूज करके। तो जनरली हम क्या करते हैं, मतलब कोई भी यूज कर सकते हैं, वैसे हम क्या यूज करते हैं, टैन थीटा क्या करते हैं यूज करते हैं। तो सर टैन थीटा मेरे को पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मानी आपने 3, तो इसका मतलब 3 हो गया। बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो सर टैन बीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा 3/4। तो सिंपल सी बात है, ये टैन थीटा की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा। तो मेरे को पता सर टैन इधर है, तो टैन उधर जाके क्या हो जाता है इनवर्स, टैन इनवर्स 3/4। तो टैन इनवर्स 3/4 कोई ना कोई एंगल होता है, ये आप +2 में पढ़ोगे, इसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसका मतलब जब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो थीटा का कोई ना कोई एंगल आया, तो थीटा का एंगल जो होगा वो किसका है एक्चुअल में, मतलब जो आपका आर वेक्टर है रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट है उसकी डायरेक्शन है किसके साथ, बेस वेक्टर के साथ। तो सर मेरे को समझ आ गया कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लो टैन बीटा। तो सर मैथ्स के अकॉर्डिंग ही तो सब कुछ कर रहे हैं कि भाई मैथ्स के अकॉर्डिंग हमने जब पैरेलल थे तो ऐड कर लिया उनके मैग्नीट्यूड को, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उन्हें माइनस कर लिया, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो उन्हें हमने क्या कर लिया पाइथागोरस से निकाल लिया। तो आपने बताया है कि अगर मान लो निकालना पड़े डायरेक्शन तो पहले तो सीधा ही निकल गए क्योंकि सेम डायरेक्शन में था, तो मान लो सेम ही डायरेक्शन में रिजल्टेंट आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर बड़ा था उस डायरेक्शन में आपका क्या आया रिजल्टेंट। अगर तीसरा केस लिया है इसमें परपेंडिकुलर था तो मेरे को समझ आ गया कि भाई सर मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड तो हम सीधा निकाल लेंगे मैथ से लगाकर, और दूसरा उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है सर उसका एंगल निकालेंगे किसके साथ, बेस वेक्टर के साथ। तो जो एंगल होगा एंगल से तो पता चलेगा कि भाई बेस वेक्टर से वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कितने डिग्री पर जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो बीटा 45 डिग्री आता तो सिंपल सी बात है वो बेस के साथ 45 डिग्री पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वही उसकी क्या होनी थी, डायरेक्शन होनी थी। ठीक है, तो सर ये तो सिंपल मैथ्स ही है, अभी रुक जाओ, यहां तक तो मैथ्स के अकॉर्डिंग सब कुछ सॉल्व हो जाता है, बट हमें तो पता है कि भाई एंगल हमने कौन कौन से पढ़े, पहले पैरेलल, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, फिर उसके बाद मतलब एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री एंगल हुआ। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये आपको पता ही होगा कि दो वेक्टर पैरेलल हो इनके बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है जब दो वेक्टर मतलब एंटी पैरेलल हो, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर जब एंटी पैरेलल हो इनके बीच एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जब दोनों वेक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो इनके बीच कितना एंगल होता है सर 90 डिग्री का क्या होता है एंगल होता है। तो ध्यान से सोचो कि भाई एंगल जरूरी थोड़ा ना कि भाई तीन वेक्टर ऐसे ही एंगल बनाएंगे, तीन वेक्टर तो कोई भी एंगल बना सकता है। तो यहां तक तो मैथ्स लग सकता था कि भाई रिजल्टेंट निकालने के लिए उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करो और डायरेक्शन के लिए मान लो या तो टैन थीटा निकालो, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा रिजल्टेंट। तो उसके बाद इन तीन केस को छोड़ के देखें, फिर देखते हैं कि भाई मैथ्स लगता है या नहीं लगता। ठीक है, तो चलो चौथा केस डिस्कस करते हैं कि चौथे केस में देखते हैं कि आप मैथ्स के अकॉर्डिंग इसे लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। अब उसकी क्या करते हैं बात करते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, यहां पर लिखो फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या हो गया कि भाई व्हेन वेक्टर्स आर प्रेजेंट एट अदर एंगल अदर देन है ना, अदर देन 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल। मतलब क्या कि जब वेक्टर जो होंगे वो 0 डिग्री पर नहीं होंगे, 180 डिग्री पर नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर नहीं होंगे, तब मान लो वेक्टर के कैसे हम उसका क्या निकालेंगे रिजल्टेंट। तो चलो बना के देखते हैं। मान लो कि मैं कहूं ये वाला वेक्टर है, तो सिंपल सी बात है एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो आपको पता है सर ए वेक्टर ये हो गया, अगर उसकी डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या ले ली ये, तो सिंपल सी बात है सर ए वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर हमने क्या लिया इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होता है सर अकॉर्डिंग टू हेड टेल मेथड। मान लो इसके टेल से इसके हेड को क्या करना है ज्वाइन करना है, इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करेंगे, वो आपका क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है इन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। तो सर ए वेक्टर प्लस क्या होगा बी वेक्टर होगा। ठीक है, तो इन दोनों की एडिशन, तो इन दोनों की वेक्टर एडिशन है ना, वेक्टर एडिशन। तो सर पहले केस में तो हमें समझ आ गया
कि भाई वेक्टर को ऐड कैसे करना है, पैरेलल होंगे तो सीधे मैग्नीट्यूड को ऐड, एंटी पैरेलल होंगे तो सीधे माइनस, और जब परपेंडिकुलर होंगे तो सीधा हाई मान लो पाइथागोरस लगा के हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब बताओ कि अब कैसे इसकी क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो चलो अगर मैं पूछूं मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल के बताओ तो बता सकते हो कि भाई इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। यहां पर तो मैथ्स फेल हो गया, तो यहां मैथ्स लगा सकते हो, तो सर आपका आंसर होगा कि यहां पर मैथ्स नहीं लगाया जा सकता। तो सिंपल सी बात है, हम मैथ्स को लगा सकते हैं, सिर्फ 3 केस में लगा सकते हैं, उसके अलावा बाकी जो भी केस होंगे उस पर सिंपल मैथ्स के अकॉर्डिंग हम वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए मान लो आपके लॉज आए, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब वेक्टर को ऐड करने के लिए आपके 3 लॉ हैं, जिसे हम ट्रायंगल लॉ कहते हैं, मान लो पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, और तीसरा आपका क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, लॉ होता है। तो चलो 1 बाय 1 उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मान लो इसी कंडीशन को रिमूव करने के लिए जब मान लो वेक्टर का एंगल 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा, दो वेक्टर के बीच जो एंगल हो 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल हो, तब वेक्टर को क्या है, मैथ्स के अकॉर्डिंग ऐड नहीं किया जा सकता, मतलब पाइथागोरस नहीं लगाई जा सकती, या उसमें डायरेक्टली मान लो सीधा नहीं ऐड किया जा सकता, या सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि भाई कैसे इनको क्या करें, ऐड करें। तो सर मेरे को पता है आर वेक्टर, तो मेरे को पता है कि भाई इन दोनों वेक्टर की एडिशन के बराबर ही लाना किसी ना किसी तरीके से। तो सबसे पहले क्यों ना इसका मैग्नीट्यूड निकालें। तो सबसे पहले मतलब इसे सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल लॉ आया, जिसमें इसको क्या किया गया, सॉल्व किया गया। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो कि भाई ट्रायंगल लॉ क्या होता है ना, ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं कि भाई क्या होता है। लिखो, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स of triangle taken in same order, then their resultant vector is represents third side of triangle taken in opposite order। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसकी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, मान लो जो हमने हेड टेल मेथड लगाया इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल क्या कहते हैं, लो कहते हैं। कि क्या, कि जब दो वेक्टर जो है, मान लो एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, जब दो वेक्टर दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करें, तो देखो ये दो साइड्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली साइड और दूसरी साइड। उसके साथ एक बात लिखी है, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर एक वेक्टर इधर को जा रहा है, अगर आप अपने मोशन की बात करो, आपने यहां से यहां गए, तो इसका मतलब एक वेक्टर ड्रॉ किया, अब उसके बाद आप किस डायरेक्शन में जाओगे। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो इधर को थोड़ा आएंगे, हम ऊपर को जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ वेक्टर ड्रॉ करेंगे या ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब हमने ऊपर की तरफ वेक्टर क्या किया, ड्रॉ किया। तो सिंपल सी बात है, यहां से जो ऑर्डर बना, मान लो आपके चलने का जो ऑर्डर बना, पहला ये बना और ये बना, तो इसका मतलब आप सेम ऑर्डर में चले, यहां से यहां की तरफ चले। ऐसा नहीं हो कि आप उल्टी डायरेक्शन में क्या किए, मूव किए। आपने क्या किया, इसमें से मान लो आपका ऑर्डर क्या बना, यहाँ तो ये बना, यहाँ क्या बना, ये बना। तो सिंपल सी बात है, हमने ये लिया कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इधर से आया और इसकी डायरेक्शन यहां से यही बनेगी, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन यहां से क्या बनेगी, यही बनेगी। तो हमने क्या किया, सेम ऑर्डर लिया, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो उसके बाद यहां पर पहुंचते, तो यहां पर आपका डायरेक्शन क्या होनी थी, मोशन थी, तो वो तो सर इधर को होनी थी ना। यहां से मान लो एक बंदा चला, यहां पहुंचा, उसके बाद यहां चला, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेम ऑर्डर कहते हैं। जैसे एक बंदा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, और यहां से उसने किस डायरेक्शन में जाना था, अगर या इस पोजीशन में वापस आना होता तो आपका आंसर होना था सर, यहां से उसने कहां जाना था, इस डायरेक्शन में, इधर को क्या करना था, मूव करना था। तो फिर तो इधर को वेक्टर बनाना चाहिए था। बट जो तीसरा वेक्टर है, देखो ध्यान से, टेकन इन द सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमने कहां से ड्रॉ किया है, इसकी टेल से इसके हेड तक ज्वाइन किया है, बट उसका ऑर्डर क्या हुआ, इन दोनों से क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ। तो वो बात आपको समझ आई होगी कि क्यों ऐसी स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। तो ये आपकी क्या स्टेटमेंट है ट्रायंगल लॉ की, कि जब भी दो वेक्टर
जो है वो उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे ऑर्डर का मतलब आपको समझ आया, इधर गया इधर गया, तो ये दो वेक्टर हैं, दो साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ऑर्डर की बात करते तो तीसरा मतलब यहां से यहां ऑर्डर क्या होना था, इस डायरेक्शन में होना था, बट हमने उल्टी डायरेक्शन में क्या किया, वेक्टर ड्रॉ किया। तो देन द थर्ड साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड मतलब रिजल्टेंट, मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका ऑर्डर भी क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई ये इसे ही ट्रायंगल लॉ कहते हैं। तो एक्चुअल में ये हेड टेल मेथड ही तो है। हेड टेल मेथड को उन्होंने क्या कह दिया, ट्रायंगल क्या कह दिया, लो कह दिया। अब सर ये बताओ कि इसमें वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है ट्रायंगल लो में, अब इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपको समझ आएगी होगी, तो चलो डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ट्रायंगल लो को। ठीक है, आप इसे मिटा देते हैं। मान लो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लो कि भाई आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ट्रायंगल लो। तो ट्रायंगल लो किसके लिए आया एक्चुअल में, हेलो हेड टेल मेथड आप भूल जाओ, अब किसके लिए आया है ट्रायंगल लो। इसका मतलब सर ये ट्रायंगल लो जो आया है वो एक्चुअल में वेक्टर को किसी भी एंगल पर है ना, वेक्टर जब तीन मतलब साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हो उन्हें क्या है, ऐड करने के लिए क्या है, ट्रायंगल क्या है, लो आया। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो सर हमें समझ आ गई। अब हमने क्या निकालना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस क्या निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। तो सर ये निकालना है, तो चलो इसकी डायग्राम मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, तो फिर आपको अच्छे तरीके से क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो ये डायग्राम इधर बनाते हैं ना। तो सर मेरे को पता है ये पहला वेक्टर हो गया ए वेक्टर, मान लो ये दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर हो गया, वो तीसरा वेक्टर आपने क्या किया, यहां से यहां ड्रॉ किया। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर सर, एक्चुअल में दोनों की वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन कैसे करें, अब वो निकालने जा रहे हैं कि भाई कैसे इन दोनों को वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया। अब इनको सीधा ऐड भी नहीं किया जा सकता, पाइथागोरस लगा के भी ऐड नहीं किया जा सकता, मान लो माइनस करके भी इनको ऐड नहीं किया जा सकता। अब कैसे ऐड करें वो हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी इस ट्रायंगल को मान लेते हैं, इसको मान लो P मान लेता हूं, इसको Q मान लेता हूं, इसको R मान लेता हूं। तो लगाना तो हमने मैथ ही है, पर ध्यान से देखना कि भाई अब कैसे मैथ क्या करेंगे, लगाएंगे। तो सर बात मेरे को क्लियर आ गई कि अगर ट्रायंगल है तो क्यों ना हमें मैथ में मान लो इस ट्रायंगल की बात तो नहीं पता, बट हमें पाइथागोरस फिर से परपेंडिकुलर, अगर मान लो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम पाइथागोरस तो लगा ही सकते हैं। तो एक्चुअल में इसका जो रिजल्ट निकालना है वो भी हमने किसके अकॉर्डिंग निकालना है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ही निकालना है। तो सिंपल सी बात है सर, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पाइथागोरस मैथ्स में डिफाइन है, तो डिफाइन है तो उसके अकॉर्डिंग ही इस वेक्टर की क्या निकालनी है, एडिशन निकालनी है। तो चलो लगाते हैं सर। पाइथागोरस लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको तो सर परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर होगा तभी तो पाइथागोरस लगेगी। तो ध्यान से देखो कि भाई हम मैथ्स में क्या करते थे, जब अगर नहीं कोई चीज हो हम वहां से क्या करते थे, परपेंडिकुलर क्या करते थे, ड्रॉ कर देते थे। तो सिंपल सी बात है कि भाई आर से मैंने क्या किया, आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो पी क्यू के ऊपर है ना, पी क्यू के ऊपर पिछली डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर क्या किया, ड्रॉ, मान लो उसे हम क्या कह देते हैं, एम कह देते हैं ना। आर एम एक परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो सर 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो अगर 90 डिग्री का एंगल आ गया तो ध्यान से देखो आपकी दो ट्रायंगल बनी है ना, दो क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। एक तो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गई छोटी वाले, एक आपकी राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन गई, ये वाली बड़ी वाली है ना, पी आर एम एक ट्रायंगल बनी राइट एंगल ट्रायंगल, एक आपकी एम क्यू एम आर ये आपकी क्या बनी, राइट एंगल क्या बने, ट्रायंगल बनी। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब लगानी तो पाइथागोरस ही है, बट इनडायरेक्ट वे में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो हमने निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले सर मेरे को पता है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन तो आपने बताया कि भाई थीटा निकालेंगे लास्ट में। तो थीटा हमने क्या माना था, पिछले में बीटा ही माना था। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, लास्ट में हम क्या निकालेंगे, tan बीटा निकालेंगे। पहले हम इसका क्या निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पिछले में राइट एंगल ट्रायंगल थी तो पाइथागोरस लगाई थी, तो अभी भी तो पाइथागोरस ही लगाएंगे। तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो सर कैसे लगाएंगे, बड़ी ट्रायंगल में। बड़ी ट्रायंगल में क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर चाहिए। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर किस में चाहिए, ये वेक्टर और बी वेक्टर की टर्म्स में चाहिए। तो इसीलिए हम पाइथागोरस किस में लगाएंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो मालूम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा आपका, रिजल्टेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए मान लो ट्रायंगल कौन सी एज्यूम की, बड़ी वाली। बड़ी वाली क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले वेक्टर और बी वेक्टर को हमने क्या करना है, अपने एडिशन में लाना है। तो वेक्टर एडिशन का मतलब यही तो है
कि रिजल्टेंट का आंसर किस में आए, ए और वेक्टर ए और बी की टर्म्स में क्या आए, वेक्टर के टर्म्स में आए, तभी तो वो क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगी। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू पी एम क्या होगा आपका आर होगा। तो पी एम आर हमने कंसीडर किए, अब हमने क्या करना है, इसमें क्या लगानी है, पाइथागोरस। तो लगाते हैं सर, मेरे को पता है पाइथागोरस मतलब कौन सी ट्रायंगल, बड़ी वाली। तो बड़ी वाली में बेस क्या है सर, पीएम आपका बेस है, तो इसका मतलब पहले तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है सर, ये है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा सर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। तो बेस क्या है सर, पीएम, पीएम ही तो बेस है, पीएम का स्क्वायर हो गया। तो सर परपेंडिकुलर क्या हुआ, एम आर का क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, पाइथागोरस यहाँ पे लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्या हो गया आपका, पाइथागोरस हो गया ना, अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, पाइथागोरस हो गया, ठीक है, गोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सर मेरे को पता है कि भाई वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट निकालना है, तो आर वेक्टर निकालना है। आर वेक्टर किसके बराबर आना चाहिए, ए और बी वेक्टर की टर्म्स में आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, ए और बी की टर्म्स में अगर मेरा रिजल्ट आएगा, ए और बी वेक्टर के टर्म में रिजल्ट आएगा, उसे ही तो वेक्टर एडिशन कहेंगे। अब ध्यान से देखो, पी आर, पी आर कौन है, मान लो आर वेक्टर है सर, वो तो आर है हमें पता है, उसके बाद यहाँ पर तो आर लिख लेंगे पीएम। पीएम का मतलब आपको पता है, तो सर पीएम का मतलब तो हमें पता नहीं। तो उसके बाद अगर ध्यान से देखें कि पीएम का मतलब नहीं पता, तो पीएम को किसकी टर्म में लिखना है, ए की टर्म में लिखना है। तो सिंपल सी बात है सर, पीएम को हम तोड़ भी तो सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है अगर इन दोनों को ऐड करें ना, इन इसको और इसको ऐड करेंगे, वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा, पीएम के बराबर। तो इसको हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि भाई जो आर वेक्टर है वो एक्चुअल में किसके बराबर आना चाहिए, मतलब किसकी एडिशन करनी है, हमने वेक्टर की एडिशन करनी है। तो इसका रिजल्ट हमने किसकी टर्म्स में लाना है, ए और बी वेक्टर की टर्म्स में इस रिजल्ट को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सर सिंपल सी बात है, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप पी क्यू लिखोगे तो वो ए है, क्यू एम की बाद में बात करेंगे। तो चलो इसे ऐसे लिख सकते हैं सर, पी क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं, क्यू एम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया, एम आर का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो सर आगे तो आपका वही लग रहा है सिंपल, मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगाओ पी क्यू का स्क्वायर हो गया, क्यू एम का क्या हो गया, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब पी क्यू डॉट क्या हो गया, क्यू एम हो गया, 2ab प्लस क्या हो गया सर, एम आर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो, ये कौन है सर, ये तो मेरे को पता है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर तो आर आ जाएगा। उसके बाद पी क्यू, पी क्यू का मतलब मेरे को पता है ए है, उसके बाद क्यू एम, क्यू एम का मतलब आपको पता है, तो क्यू एम का मतलब तो पता नहीं, बट हमने हमारा रिजल्ट जो लाना है वो हमेशा वेक्टर की टर्म्स में लाना है। तो वेक्टर की टर्म्स में लाना है, फिर देखते हैं कि क्यू एम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2pq। तो pq फिर से ए वेक्टर है, तो सर यहाँ पर भी ए वेक्टर आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा। क्यूएम आपको पता है, नहीं पता, इसमें भी क्यूएम है, इसमें भी क्यूएम है, उसके बारे में नहीं पता। तो लास्ट में क्या है, एम आर स्क्वायर। तो अगर ध्यान से चीजों को देखो तो सर मेरे को समझ आ रहा है कि भाई इधर क्यूएम भी है, इधर आपको क्या है, एम आर भी है। तो क्यूएम का स्क्वायर और एम आर का स्क्वायर एक छोटे ट्राइंगल पाइथागोरस नहीं बन रहा। तो ये देखो, बेस का स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज सर वेक्टर है तो है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, मान लो इन दोनों को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो गया, क्यू एम स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ये तो आपको पता ही होगा। मैथ्स में हम क्या लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये आपकी पाइथागोरस बन रही है, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सर वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये सभी जो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आर आना है, आर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किसका निकाल रहे हैं, ए और बी का निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी की टर्म्स में क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर ये आ गया और ये खत्म हो गया तो वो किसके बराबर है, इसके बराबर, उसकी जगह पर क्या आ गया, बी आ गया। तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब पी आर स्क्वायर जो होगा, इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया, क्यू आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, क्यू आर स्क्वायर प्लस 2pq हो गया, और साथ में क्या आ गया, क्यू एम आ गया। तो ध्यान से देखो, ये सर आपका क्या बन गया, ए बन गया, क्यू आर आपका क्या बन गया, बी बन गया, 2pq, pq फिर से क्या है सर, a है, तो लास्ट क्या बचा, qm। अब qm की वैल्यू सर आपको पता है, तो आपने बताया कि भाई सारा रिजल्ट किसकी टर्म में लाना है, वेक्टर की टर्म में। तो qm की वैल्यू चाहिए। अब qm क्या है सर, qm तो मेरे को पता ही नहीं। अगर ध्यान से देखें कि भाई qm एक्चुअल में किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये कौन सी ट्रायंगल है सर, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें पता है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल में किसी चीज की वैल्यू निकालनी हो, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, qm की।
किसकी टर्म्स में निकालनी है, वेक्टर की टर्म्स में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये महसूस करो कि ये जो QM है ये वेक्टर की टर्म में क्या बनेगा। तो सर मेरे को पता है QM, तो इस ट्राइंगल में वेक्टर कौन है, ये एक वेक्टर है QR, वो किसके बराबर है, B वेक्टर के बराबर है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है इसका और इसका क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो ये बेस है, ये कौन है, हाइपोटेन्यूज। तो कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसमें मान लो बेस और क्या आता हो, हाइपोटेन्यूज आता हो, तो सिंपल सी बात है सर वो क्या होता है, cos थीटा होता है। तो लगाओ यहाँ पर QMR, क्यों लगाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू किसकी टर्म में लानी है, B वेक्टर की टर्म में लानी है। तो लिख सकते हैं सर QMR की जगह पर क्या लिखेंगे, cos थीटा क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है सर QM, हाइपोटेन्यूज कौन है QR। तो भी सिंपल सी बात है QM जो होगा वो किसके बराबर होगा, उधर मल्टीप्लाई QR इनटू cos थीटा। तो यहाँ पर आप वैल्यू भरें तो सर QM की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ये भी तो यूज कर सकते हैं QR cos थीटा। तो यहाँ पर लिखो PR स्क्वायर किसके बराबर हो गया, PQ स्क्वायर। यहाँ पे देखो QR क्या हो गया स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया 2PQ हो गया। तो QM की जगह पर हमने ये लिख दिया, क्यों लिखा ये मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि सभी चीजों का रिजल्ट किस में लाना है, वेक्टर की टर्म में लाना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर QR cos थीटा लिखेंगे तो ये सभी चीजें क्या आ गई, अब वेक्टर की टर्म में आ गई। मेरे को पता है सर PR किसकी वैल्यू है, PR किसकी वैल्यू है सर, R वेक्टर की। बट ये वेक्टर थोड़ा ना निकालने हैं, ये तो मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखते हैं, सिंपल R लिखते हैं। तो PR पता चल गया। उसके बाद कौन है सर, PQ है। PQ की जगह पर A वेक्टर है तो उसकी जगह पर A लिखेंगे। उसके बाद सर कौन है QR की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। उसके बाद सर QR यही है, ये देखो तीनों वेक्टर आ गए। अब तीनों वेक्टर का रिजल्ट भर दो। तो सर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं R स्क्वायर है ना, ये वैल्यू इसमें भर रहा हूं मैं, R स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया, 2AB हो गया ना, PQ की वैल्यू A, QR की वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू B। तो सर AB साथ में क्या आ गया cos थीटा। तो सर इसको अगर R निकालना है, आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, R निकालना है, तो सर जो इधर स्क्वायर होता है उधर जाके अंडर रूट हो गया। देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB क्या हो गया, cos थीटा हो गया। तो ये एक्चुअल में आपका क्या निकला, रिजल्टेंट क्या निकला, वेक्टर निकला। तो अब देखो ध्यान से, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या आई, देखो R मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB, साथ में क्या आया, cos थीटा भी आया। अब इनको सीधा ऐड नहीं किया जा सकता। देखो अगर वेक्टर को ऐड करना है, एक्चुअल में हमने वेक्टर को ही तो ऐड किया, ये वेक्टर को ऐड किया, तो वेक्टर को ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर जो बना, मतलब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो बना वो किसके बराबर आया, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर करेंगे दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे प्लस 2AB, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, B मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। उसके बाद आता है थीटा, cos थीटा, मतलब थीटा का भी तो मतलब पता होना चाहिए कि भाई थीटा क्या है। अब थीटा भी ध्यान से समझना कि भाई थीटा का मतलब क्या है, ठीक है। तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि भाई वेक्टर हर केस में क्या है, सीधा ऐड नहीं किए जा सकते। अगर मान लो क्या है, उनके बीच मान लो एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कोई और हो तो हम उसको हमेशा कैसे ऐड करते हैं, ऐसे ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को यहाँ से ये समझ आ रहा है कि अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री हो फिर हम पहला मेथड लगाएंगे हेड टेल मेथड, और अगर मान लो एंगल कोई और हो फिर हम ये मेथड लगाएंगे। अभी रुक जाओ, अभी यही याद रखना है, मतलब अब हेड टेल मेथड का कोई मतलब नहीं रहा। इस जगह से आपको सभी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, सभी आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हेड टेल की मेथड की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये ट्रायंगल याद होना चाहिए। जब भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो आप यहां से ही निकाल लोगे। आप ऐसे याद नहीं रखोगे कि भाई पहले पैरेलल होंगे तो सीधा ऐड करेंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो 90 मान लो क्या करेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर करेंगे। अगर मान लो आपका क्या होगा, मान लो एंटी पैरेलल होंगे तो माइनस करेंगे। ऐसे याद नहीं रखना, आपने सीधा यही याद रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर मतलब मान लो दो वेक्टर की एडिशन का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, अंडर रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB, A मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, B मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा। अब थीटा देखना है कि भाई थीटा क्या है। अब देखो थीटा एक्चुअल में हमने कौन सा एंगल माना है, ये cos थीटा। तो ट्रायंगल तो हमने ले ली, एंगल तो माना ही नहीं। एक्चुअल में ये थीटा कौन सा एंगल होगा, यही तो होगा। तो तभी तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बननी थी, तभी तो ये बेस बनना था। तो बेस कौन होता है सर, यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री और थीटा एंगल बनता हो, तो थीटा एंगल ये माना, ये परपेंडिकुलर, तो थीटा एंगल तो ये है। अब ध्यान से देखो कि भाई थीटा भी आपको पता होना जरूरी है कि थीटा कौन है, मतलब किसके बीच एंगल है। तो ध्यान से देखें तो सर पहले वेक्टर का ये हेड है, दूसरे वेक्टर की ये टेल है, और पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर की टेल का एंगल है थीटा। तो आपका आंसर होगा सर नहीं, अगर पहले वेक्टर का हेड हो और दूसरे वेक्टर की टेल हो उसका एंगल तो ये बन रहा है, ये वाला है ना।
अगर ऐसे लिखना हो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, उसका एंगल तो ये बन रहा है, तो ये कोई पता नहीं कौन सा एंगल है, तो ये तो थीटा है, तो थीटा तो सर एंगल बन ही रहा, तो ये किसका एंगल है? अभी हमने ये पहचानना है कि भाई ये किसका एंगल है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि भाई वेक्टर की क्या की जा सकती है, पैरेलल शिफ्टिंग की जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग की जा सकती है तो आपको पता है कि यार आपका पी क्यू क्या है, ए वेक्टर है, तो पी क्यू को हम आगे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं। अगर पी क्यू यहां पर बनाया है, इसको अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करूं यहां पर, तो यहां पर भी तो हम पी क्यू लिख सकते हैं। तो सर मेरे को पता है कि ये वाला वेक्टर इधर भी शिफ्ट किया जा सकता है, अगर ये वाला वेक्टर इधर भी शिफ्ट किया जा सकता है, तो सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो कि भाई क्या ये पी है, मतलब फर्स्ट वेक्टर हो गया जिसका नाम ए वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है जिसका नाम बी वेक्टर है, और पहले वेक्टर की टेल, इसे हम क्या कहते हैं, पहले वेक्टर की टेल, और ये दूसरे वेक्टर की टेल। अब जब दोनों वेक्टर की टेल को मिलाएंगे तब एंगल बना थीटा। तो याद रखना है कि भाई एक्चुअल में इसमें जो हमने रिजल्ट निकाला है, इसमें जो थीटा है वो एक्चुअल में क्या है, मान लो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की टेल के बीच का क्या है, एंगल है। यहाँ पर भी बच्चे बहुत फंसते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता। अब आपको समझ आया होगा कि हम वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ से वेक्टर को हमने शिफ्ट किया तो हमें महसूस हुआ कि ये पहले वेक्टर की टेल है, ये दूसरे वेक्टर की टेल है, और थीटा इन दोनों की टेल के बीच क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो इसको लिख लो एक साइड पे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, मान लो लिख लो, ठीक है, मान लो जो एंगल थीटा होता है वो पहले वेक्टर तथा दूसरे वेक्टर की टेल में होता है, ठीक है। मान लो जो थीटा एंगल होता है ना, जो थीटा एंगल होता है, ठीक है, थीटा एंगल मान लो आर में होता है, रिजल्टेंट वेक्टर में होता है, रिजल्टेंट वेक्टर में होता है। जो थीटा एंगल रिजल्टेंट वेक्टर में होता है वो हमेशा पहले वेक्टर तथा दूसरे वेक्टर की टेल में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जब भी कभी आपने थीटा यहां पर बनना है, आपको हमेशा क्या एंगल पता होना चाहिए, पहले वेक्टर की टेल में और दूसरे वेक्टर की टेल में एंगल पता होना चाहिए, वो वाला एंगल एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, थीटा है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। तो सर ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला है किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, तो हमें यही याद रखना है। अब इससे ही हम सारी चीजें क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन। अब हमें पिछला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पिछला सर आपने वैसे ही पढ़ाया था, आपकी जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाया था कि भाई एक्चुअल में हेड टेल मेथड से शुरू हुआ था, बट एक्चुअल में कहां पर खत्म हुआ, मान लो ये आपके दो वेक्टर को ऐड करने का असली तरीका क्या है, ये है। तो ये याद होगा, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहां से ही हम क्या करेंगे, हमेशा दो वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो सर कैसे करेंगे अभी आपको आगे आगे समझ आएगा, आगे आगे समझते जाओ, ठीक है। तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई, मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता चल गया कैसे। तो सर अब डायरेक्शन भी तो निकालनी है रिजल्टेंट की, क्योंकि रिजल्टेंट तो एक वेक्टर है, अगर वेक्टर है तो फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन के लिए मैंने पीछे भी बताया था आपको कि भाई डायरेक्शन के लिए क्या बता रहा है, ठीक है, यहां पे लिख लो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, मान लो आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो डायरेक्शन से tan बीटा, अगर tan बीटा निकालना हो तो इसे मिटा देते हैं। अब आपको मान लो क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, इसको साफ साफ कर देते हैं, यहाँ पर क्यों माना था, यहाँ पर है, ठीक है। तो tan बीटा निकालना है, तो tan बीटा सर क्या है ना, बीटा मतलब बेस जो मान लो बेस जो आपका क्या बना है, मान लो वेक्टर बना है, उसके साथ किसका एंगल, मान लो रिजल्टेंट का क्या एंगल। तो सर tan बीटा किसके बराबर, मान लो बेस अपॉन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, सर RM है ना, RM हो गया, अपॉन आपका बेस कौन है, सर PM है। तो सर सिंपल सी बात है, PM है। तो आपने बताया था कि भाई इस सारे वेक्टर को, मतलब सारे रिजल्ट को हमने किसकी टर्म में लिखना है, वेक्टर की टर्म में। तो यहाँ पे RM लिख लो। तो सर PM को फिर से तोड़ लेते हैं वेक्टर की टर्म में, PQ प्लस QM हो जाएगा, PQ प्लस क्या हो जाएगा, QM। तो यहाँ पर वैल्यू भरो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो ध्यान से देखोगे, RM की वैल्यू आपको पता है, तो सर RM की वैल्यू तो पता ही नहीं, हमने सभी रिजल्ट किस में निकालने हैं, वेक्टर की टर्म में निकालने हैं। RM तो पता नहीं, RM पता नहीं क्या वैल्यू है, चलो बाद में बात करते हैं। PQ, तो PQ तो सर पता है, मतलब A, तो सर A को वेक्टर में लिखेंगे, नहीं वेक्टर में थोड़ा ना लिखेंगे, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया। अब डायरेक्शन निकालेंगे तो आपको पता होगा कि tan बीटा मतलब tan थीटा का हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू ही तो आंसर आती है, तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो सर इधर भी तो मैग्नीट्यूड ही आएंगे, तो भी सिंपल सी
बात है इधर a लिख दो, उसके बाद qm की वैल्यू किसके बराबर है इसके, तो qr सर कौन है ये, तो इसका मतलब ये b है, तो यहाँ पर b cos थीटा हो गया, इसका मतलब qm क्या हो गया b cos थीटा, तो यहाँ पे b cos थीटा लिख दो, उसके बाद बात आती है rm, तो rm सर ये है, तो सर ये तो वैल्यू पता ही नहीं, तो अगर नहीं पता तो इसको हम फिर से इसकी टर्म में निकाल सकते हैं, तो मेरे को पता सर निकाल सकते हैं, ये क्या बन रहा है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और किसमें आता है सर साइन थीटा में, साइन थीटा ना किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल QMR में हम क्या निकाल देंगे साइन थीटा निकाल देंगे, तो साइन थीटा किसके बराबर सर परपेंडिकुलर RM हो गया अपॉन क्या हो गया सर हाइपोटेन्यूज मान लो QR हो गया, तो सिंपल सी बात है सर RM की वैल्यू किसके बराबर QR क्या आ गया आपका साइन थीटा, तो फिर RM जो होगा वो QR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर, QR की जगह पर हम B लिख सकते हैं, वेक्टर नहीं लिखना, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं लिखना, क्योंकि साइन थीटा एक वैल्यू है, इसमें कहीं भी किया वेक्टर हम इन्वॉल्व नहीं करते, तो वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड होता है B साइन थीटा, तो ध्यान से देखो कि भाई RM की वैल्यू भी किसमें निकल गई B की टर्म में निकल गई, तो सिंपल सी बात है सर B साइन थीटा आ गया, सर थीटा हमें पता है दो वेक्टर के टेल के बीच एंगल है, तो अब यहाँ पर भरेंगे तो यहाँ से tan बीटा क्या क्या निकल जाएगा, मान लो वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पे लिख लो ये डायरेक्शन, ये आपकी क्या आई डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो सिंपल सी बात है सर रिजल्टेंट के बारे में पता चल गया कि अगर उसका मान लो मैग्नीट्यूड निकालना होगा, दो वेक्टर के बीच जब कोई एंगल होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो हम ऐसे निकालेंगे, उसकी जो डायरेक्शन है डायरेक्शन हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये आपका क्या है तरीका है उसको निकालने का, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, अगर आप क्लास 11th में है मतलब नीट या जेईई वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे, तो आपके 11th क्लास में ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है, ज्यादातर आपको क्या किया जाता है, मान लो आपके एग्जाम्स में मान लो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ट्राइंगल लो, ठीक है, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में, और नीट अगर जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो आपको पता ही है कि भाई न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल में इसमें से क्या पूछी जाती है बात, उसमें डेरिवेशन थोड़ा आती है, फॉर्मूले यूज करेंगे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो दो वेक्टर को ऐड करने का वो फॉर्मूला क्या होता है ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटी सी बातें और समझाता हूं मैं आपको, ये बातें तो आपको समझ आएगी होगी कि सर आप बोल रहे हो कि भाई पिछले जो आपने 3 केस पढ़ाए थे वो याद नहीं करने, क्यों याद नहीं करने, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सर पहला केस मानते हैं, चलो केस नंबर 1 जिसमें व्हेन है ना, मैं केस बना रहा हूं 3, जो पीछे मैंने आपको केस समझाए थे वो एक्चुअल में हम यहां से ही निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि बस सर ये फॉर्मूला ही याद रखेंगे तो इसका मतलब दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं हमें क्या आ जाएगा समझ आ जाएगा, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ध्यान से, व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। तो सर मेरे को पता है पहला केस हमने यही तो माना था कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो, तो मैंने बताया था कि भाई जब दो वेक्टर पैरेलल हो उनके बीच कितना एंगल होता है 0 डिग्री होता है, तो सिंपल सी बात है सर मैग्नीट्यूड निकालें कि भाई जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, जैसे ए और बी वेक्टर, हेलो दो वेक्टर हमने क्या माने ए और बी वेक्टर ये दोनों पैरेलल हैं, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अभी तो आपने बताया सर कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, r इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो सिंपल सी बात है यस सर थीटा जो आपने बताया है दो वेक्टर के बीच ही एंगल बताया है, तो दो वेक्टर के बीच टेल और टेल के बीच कितना एंगल है 0 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर भर दो सर r जो होगा वो किसके बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos क्या होगा 0 डिग्री होगा, तो सर cos 0 जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, ये तो हमें पता है, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2ab, तो इसका मतलब r किसके बराबर आया अंडर रूट, मान लो ये देखो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो सिंपल सी बात है सर r जो बना वो a प्लस क्या बना b बना। तो अब आपको समझ आया होगा कि सर वो वाला एक्चुअल में वो केस समझने के लिए हम सीधा यही याद रखते हैं, हमें पता है देखो ध्यान से उसमें भी तो आपका रिजल्टेंट का आंसर क्या आया था, दोनों के मैग्नीट्यूड की प्लस ही तो आई थी, दोनों को प्लस किया था आता भी तो रिजल्टेंट बना था, तो यहाँ भी तो यही बन रहा है कि r वेक्टर जो बन रहा है मतलब r वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बन रहा है वो पहले वेक्टर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्या है प्लस है। तो जब बात मेरे को समझ आ गई कि भाई एक्चुअल में ये केस ही हम याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कोई भी केस हमें आए हम उसका क्या निकाल सकते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि उन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या
क्या होगा। तो यहाँ से एक बात आपको और समझ आएगी, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो फिर आपका आंसर होगा सर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब 1 होती है। ठीक है, तो cos थीटा एक्चुअल में -1 से 1 के बीच ऑसिलेट करता है, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो अगर आपको पूछा जाए कि इस रिजल्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो आपका आंसर होगा सर मेरे को पता है ये भी प्लस है ये भी प्लस, इनकी तो एक कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी। अगर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो तो सिंपल सी बात है इनकी तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, एक ही मान लो 2 3 कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, इनको ऐड करेंगे, जब चीजों को ऐड करें तो सबसे ज्यादा आंसर आता है। तो सिंपल सी बात है सर cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो याद रखना है कि एक्चुअल में मान लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कब होती है, जब क्या होगा मान लो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब दो वेक्टर पैरेलल हो एक्चुअल में तब ही उनकी मतलब वैल्यू जो होती है रिजल्टेंट की वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों वेक्टर को हम सीधा ऐड कर रहे हैं। सीधा ऐड मतलब दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सर जब पैरेलल होते हैं तो थीटा 0 तो cos 0 मतलब cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट निकालो तो सिंपल सी बात है उन दोनों को क्या करना है, सिंपल प्लस करना है, तो वो आपकी क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब सर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब डायरेक्शन की भी थोड़ी सी बात कर लें। तो मान लो डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर डायरेक्शन की करें तो थीटा तो 0 है, तो सर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan बीटा ऊपर क्या आया था, b sin 0 डिग्री आ गया, नीचे क्या आया था सर a प्लस b cos क्या आया था 0 डिग्री। तो सर cos मतलब sin 0 कितना होता है, तो आपको पता ही होगा sin 0 क्या होता है, 0। तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। तो सर मेरे को पता है कि भाई tan बीटा जो होता है वो 0 कब होता है, मतलब 0 डिग्री पर tan 0 होता है। तो सिंपल सी बात है tan 0, tan से tan कटा तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ गई, मतलब 0 डिग्री आ गई। तो ध्यान से देखो बीटा किसका एंगल है, सर रिजल्टेंट का एंगल है, किसके साथ था, मतलब जो वेक्टर मान लो बेस में था ना, हॉरिजॉन्टल में जो वेक्टर था जो बेस में था उसके साथ एंगल था। तो सिंपल सी बात है उसके साथ वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर है, कौन सा, जिस डायरेक्शन में वो वाला वेक्टर है मतलब बेस वाला, उसी डायरेक्शन में क्या बन रहा है, रिजल्टेंट। तो यही तो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर होते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है, रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन भी क्लियर हो गई। उसके बाद सर ऑपोजिट वाला भी किया था, तो चलो ऑपोजिट वाला भी डिस्कस करके देखते हैं। ठीक है, तो 1 2 वेक्टर, केस नंबर 2 व्हेन 2 वेक्टर्स आर क्या होंगे, है ना, 2 वेक्टर्स आर क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो सिंपल सी बात है सर आपने वो भी बताया था कि जब ऑपोजिट हो तो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री हो वहां पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab cos क्या हो गया सर, थीटा। थीटा मतलब 180 डिग्री। तो आपको पता हो शायद, मान लो नहीं पता तो याद रखना है कि जहां मान लो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू 0 डिग्री पर होती है उसका माइनस क्या होती है, 180 डिग्री पर होती है। तो सिंपल सी बात है सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो cos 180 की वैल्यू मतलब 0 से उल्टी माइनस, तो 0 पे क्या थी, 1 थी, तो यहाँ पर क्या होगी -1। तो सिंपल सी बात है सर r क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना, माइनस मल्टीप्लाई हुआ। तो सिंपल सी बात है सर देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b की होल स्क्वायर का, तो फिर से इसके साथ कटा तो r की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस b आ गई। तो सर यही तो आपने बताया था कि भाई जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनका रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों की माइनस होती है। तो डायरेक्शन आपने बताया था कि जो मतलब वेक्टर बड़ा होगा उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ये भी बात आपको क्लियर होगी कि ये वाला वेक्टर। तो ये याद रखना है एक्चुअल में ये फिर से किसकी वैल्यू है, मिनिमम, मान लो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम क्या होती थी, जब दो वेक्टर सर मान लो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम, तो जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम। क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि भाई cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, cos थीटा हमेशा ये वैल्यूज होती है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो सिंपल सी बात है सर इसका आंसर सबसे कम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये तो एक फिक्स वैल्यू है, a b की तो कोई वैल्यू होंगी, तो ये इस पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम और मिनिमम। अगर ये मैक्सिमम होगा तो सभी प्लस हो रहे हैं तो मैक्सिमम आंसर, अगर ये मिनिमम आ गया नेगेटिव में आ गया तो माइनस हो गए, माइनस हो गए इसका आंसर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए मतलब मिनिमम वैल्यू निकालो, इसका मतलब वो दो वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, तभी उनकी वैल्यू मिनिमम होती है मैग्नीट्यूड की। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, किसकी, मान लो रिजल्टेंट की। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई। अब सर डायरेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अगर डायरेक्शन के बारे में बात करो तो ध्यान से देखो कि भाई डायरेक्शन निकाले तो सर फिर से tan बीटा क्या होता था,
बी साइन 180 ना, साइन 180 अपॉन क्या हो गया ए प्लस बी कॉस क्या होना था 180। तो सर साइन 180 अभी आपने बताया कि जो मान लो ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा और कॉस थीटा जो 0 डिग्री पर है उसका माइनस जो होता है वो 180 डिग्री पर, तो साइन 0 0 होता है तो माइनस 0 भी तो 0 ही होता है, तो सिंपल सी बात है साइन 180 का आंसर क्या होगा 0, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होगा 0। तो सर यहाँ पर tan बीटा जो हो गया वो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कब होता है, एक तो tan 0 पे 0 होता है, एक tan 180 पर भी क्या होता है 0 होता है। तो सर 180 और 0 पर 0 हुआ, दोनों जगह पर 0 हुआ, तो ध्यान से देखो कि भाई यहाँ अगर ये होगा तो फिर 0 डिग्री होगा, अगर ये होगा तो 180 डिग्री होगा। तो सर ये कैसे पता चला कि भाई 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, पीछे आपने एक ही एंगल दिया था क्योंकि पीछे दोनों वेक्टर क्या थे सेम डायरेक्शन में, तो मैंने आपको पहले केस में बताया तो था जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे उनका रिजल्टेंट भी वही डायरेक्शन में आएगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा रिजल्टेंट। अभी आपको पता है कि भाई कौन से डायरेक्शन में है ना, मान लो अगर मैं कहूं कि इस डायरेक्शन में मान लो ए वेक्टर मान लो है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी बात है अगर ये 5 मीटर है ये 3 मीटर है तो सिंपल सी बात है फिर रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो हमने तो एंगल किसके साथ बनाया, फर्स्ट वेक्टर के साथ, तो फर्स्ट वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल कितना बना 180 डिग्री बना। ये बात आपको समझ आ ही रही होगी ना कि भाई मान लो ए वेक्टर के साथ ही तो हम एंगल बना रहे हैं, देखो ए वेक्टर के साथ हमने क्या बनाया थीटा एंगल बनाया। तो ध्यान से देखो ए वेक्टर है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो कितना मान लो 3 मीटर हुआ, इस डायरेक्शन में बी वेक्टर हुआ तो सर 5 मीटर हुआ, तो सिंपल सी बात है आंसर क्या आएगा मान लो 2 आएगा 2 मीटर, पर डायरेक्शन क्या होगी 2 मीटर इधर ही तो है, तो सिंपल सी बात है रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये आएगी और इसकी डायरेक्शन इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है 180 डिग्री पर ही तो है, तो सिंपल सी बात है फिर 180 डिग्री। अगर ये वेक्टर बड़ा होता 5 मीटर होता, ये वेक्टर 3 मीटर होता, इन दोनों का डिफरेंस फिर से कितना आना था सर 2 मीटर ही आना था, तो डायरेक्शन क्या होनी थी, डायरेक्शन एक्चुअल में किसकी डायरेक्शन में होना था रिजल्टेंट, आपने बताया जिस डायरेक्शन में वेक्टर बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। अब इस डायरेक्शन में बड़ा है तो इसकी मान लो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होनी थी, तो ये किसके साथ है, इसके साथ एंगल है, तो इसके साथ अब इसका एंगल कितना है 0 डिग्री, तो इसका मतलब 0 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में वेक्टर आपका क्या है बड़ा है। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई। तो सर एक परपेंडिकुलर वाला भी केस समझाया था वो भी समझा दो जल्दी जल्दी, तो ध्यान से देखो आप परपेंडिकुलर वाला कर देते हैं, उसी के साथ आपके समझ आ गया होगा कि भाई जरूरी नहीं है कि पिछला याद रखना है, मतलब पिछला वो तो समझ के लिए था कि हेड टेल मेथड आया, एक्चुअल में हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले से हम दो वेक्टर को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं चाहे कोई भी केस हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये फॉर्मूला याद रखना है, जब परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 डिग्री, तो सर आर वेक्टर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना हो गया सर 90 डिग्री, तो cos 90 आपको पता होगा कि भाई क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो सर अगर 0 हो गया तो सिंपल सी बात है सर ये वाली वैल्यू तो टोटली 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या बचा ये बचा, तो ध्यान से देखो यही तो बना था वहां पर भी, वहां यही बना था ना, पाइथागोरस जब लगाई थे तो क्या बना था मान लो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना था पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर निकाला तो जो पहला वेक्टर हमने बेस माना था 4 माना था, तो यहाँ पर हमने क्या माना था 3, उसके अंडर रूट ही तो आया था, तो सर ये भी केस वहां से बन गया सेम टू सेम। अगर डायरेक्शन निकालें तो सर tan बीटा क्या होता था मान लो बी साइन क्या हुआ था आपका मान लो 90 अपॉन a प्लस cos 90, तो सिंपल सी बात है सर b cos 90, तो सर मेरे को पता है कि भाई साइन 90 1 होता है, b आ गया अपॉन a, तो cos 90 कितना होता है 0, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, तो tan बीटा की वैल्यू ये बनी। तो एक्चुअल में जब आपने मैंने स्टार्टिंग में समझाया था उसकी डायरेक्शन यही बनी थी है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना था और उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर ही आया था, तो इसका मतलब वो भी केस इसमें क्या हो गया डिस्कस हो गया। तो आपको समझ आया ही होगा कि भाई क्या कि जब भी कभी मान लो आपने रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर निकालना है, 2 वेक्टर को ऐड करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर, मतलब पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज क्या होगा वेक्टर होगा। और डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये आपका डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसी के साथ आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी 2 वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, तो आप ये फॉर्मूले से उसे क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।